एक पेज का कोई एग्रीमेंट हुआ है और ईरान इसके ऊपर पहले से ये बात कर रहा था। जिस अंदाज में ऑपरेशन किया गया फ्रीडम के नाम के प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम के ऊपर सदर ट्रंप ने ये कोशिश की कि ज़बरदस्ती आप हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लें ताकि उनका अपर हैंड साबित हो जाए ईरान के अंदर। क्या अमेरिका अ, इस पोज़ीशन में अब भी है कि वो मुस्तकिल यहाँ पर रहेगा, अपनी बेसेस, अपने वसाइल यहाँ पर रखेगा? अमेरिका को यहाँ से निकाला जाएगा, अमेरिका का असर और रसूख कम हो गया है। भारत ने उसी मोड में रहना है, एग्रेसिव होना है, दोबारा से कोई नया मिसएडवेंचर करने की कोशिश करनी है, या अभी फ़िलहाल वो वक़्त लेगा? ज़ख्मी लोमड़ी जो है, ज़ख्मी मक्कार जो शख्स है, वो कुछ भी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। हमने पिछली भी जो अपनी नशस्त की है, उस हवाले से भी बहुत से इबहाम थे और चीज़ें थी जो कि हमने अपने मेहमान शख्सियत के साथ समझने की कोशिश की। आज भी जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत है, हमने समझना है कि बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जियोपॉलिटिकल के, जो आम फ़हम या सादा अल्फाज में लोगों को उस तरह से उनकी आगाही नहीं हो सकती कि पस पर्दा चल क्या रहा है, या सिफारती सतह के ऊपर जो लफ्ज़ी तकरार हो रही है या जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अंदर कितने मानी हैं और उनके जो नताइज हैं या उससे क्या नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल एक बार फिर से अगर ज़्यादा नहीं तो किसी हद तक कशीदगी आपको नज़र आ रही है, दोबारा से होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया के मामला आपको कहाँ जाते हुए नज़र आएँगे, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट जब हम ये नशिस्त कर रहे हैं, तो उसमें हमारे सामने एक ये ख़बर भी मौजूद है कि अमेरिका और ईरान का कोई एक पेज का एग्रीमेंट है, जिस हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये तकरीबन हो चुका है। अब सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है, इसकी मज़ीद डिटेल्स क्या आएँगी, लेकिन एक इब्तदाई सतह की मालूमात जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, ख़ित्ते के मुस्तक़बिल के हवाले से भी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखते रहते हैं, तब्ज़िया देते हैं, इंतहाई मज़बूत किस्म की गिरफ़्त है इनकी बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से। डॉक्टर हामिद ख़ान मशरक़ी साहब। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। हामिद भाई, मैं शुक्रिया के साथ ही मैं जो पहला सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ईरान और मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल इस वक़्त बनी हुई है, क्योंकि हमारे सामने जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि एक पेज का कोई एग्रीमेंट हुआ है और ईरान इसके ऊपर पहले से ये बात कर रहा था कि यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी ज़ख़ीरा किसी को देना है, नहीं देना, इसके ऊपर हम बात जो है वो बाद में कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से इसको ख़त्म किया जाए और ईरान जो है वो आबनाए होर्मुज़ के हवाले से कुछ इनिशिएटिव लेगा। ये सूरत हाल आपको मज़ीद कहाँ जाती हुई नज़र आती है? जंगबंदी मुस्तकिल होती हुई और मुआहिदा ही होता हुआ नज़र आता है, या आज नहीं तो कल सूरत हाल ने फिर तब्दील होना है? रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो ये है कि सदर ट्रंप के हवाले से उनकी जो गैर यकीनी किस्म की जो पर्सनैलिटी है, उसके हवाले से तो कुछ भी कहीं भी मुकम्मल तौर पर यकीन से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 से 48 घंटों में, उसके अंदर जिस अंदाज़ में ऑपरेशन किया गया फ्रीडम के नाम के प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम के ऊपर सदर ट्रंप ने ये कोशिश की कि ज़बरदस्ती आप हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लें ताकि उनका अपर हैंड साबित हो जाए ईरान के अंदर, और फिर वो ईरान को मजबूर कर सके कि जी आपने हुर्मुज़ जिसके ऊपर आपने पूरी दुनिया को रोका हुआ था वो हमारे कंट्रोल में आ गई है। अब आपने मुज़ाकरात करने रहे, यानी ये एक आखिरी तुर्क का पत्ता था जो प्रेज़िडेंट ट्रंप की तरफ से चला गया और उसके अंदर को भरपूर नाकामी हुई। इस अंदाज़ में कि ईरान ने ना सिर्फ़ अपना कंट्रोल साबित किया, ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बना के उनको वापस भागने पर मजबूर किया। 2 बहरी जहाज़ शैलो यानी गहरे पानी के अंदर फँस के पत्थरों के अंदर। तीसरी बात ये हुई कि बारूदी सुरंगों की वजह से वो जो कोशिश थी उनकी, वो उसमें फँसते हुए नज़र आए और एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए। इसके नतीजे में ये एक बात एस्टेब्लिश होगी कि ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, तमाम अमरीकी दावों के बावजूद कि जी तबाही फेर दी, बहरिया ख़त्म कर दी, कुछ भी ऐसा उस लेवल पर नहीं हुआ। दूसरे एंड पे क्या हुआ कि ईरान ने अगर किया है तब भी, और अगर ईरान का पर इल्ज़ाम आया है तब भी, कि यूएई पर मिसाइल दाग दिए गए और ड्रोन पर फुजेरा के हवाले से कि फुजेरा में वो जो पाइपलाइन है, जो कि बाईपास कर जाएगी आपने हुर्मुज़ को तेल की सप्लाई के हवाले से उसको उड़ा दिया गया। अब इसके अंदर देखिए, पाकिस्तान समेत मोहम्मद बिन सलमान और पूरी दुनिया ने उसके ऊपर ईरान की मज़म्मत की, और वो जो हमदर्दियाँ जो ईरान को पिछले 60-62 दिनों से हासिल थी, उसके अंदर एकदम से एक चेंज नज़र आई। इवन चाइना तक इस हमले पर खुश नज़र नहीं आया। इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो ये कि ईरान भी बैकफुट पे गया, अमेरिका को रियलिटी चेक हो गया।
और इस सारे के नतीजे में वो जो पाकिस्तान की एफर्ट्स चल रही है, चाइना की बहुत बड़ी बैकडोर गारंटर एफर्ट है, वो अब बड़ी खुल के सामने आ गई है, उसकी अहमियत बढ़ गई कि जी अब इस हालत में, हर हालत में एग्रीमेंट कराना ज़रूरी है, वरना मामलात जो हैं वो एक सुलगती चिंगारी की तरह है और ये चिंगारी किसी भी वक़्त आतिशफ़िशां बन के फट सकती है। तो इसलिए वो जो हम बार-बार बात कर रहे हैं कि सीज़ फायर का मेंटेन रखना लंबे अरसे के लिए मुश्किल हो जाएगा दोनों के लिए, जब तक कि कोई फाइनल एग्रीमेंट यानी एंड ऑफ वॉर यानी जंग के खात्मे का ऐलान ना हो। और इसके अंदर बड़ी अहम बात यही हुई कि जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा कि ईरान का जो मौक़िफ़ था कि जी बाकी मामलात आप बाद में कर रहे हैं, हम यूरेनियम जो है वो एक तफ़सील तलब मामला है कि उसको ईरान ने डाइल्यूट करना है, किसी के हवाले करना है या उसके ऊपर एनपीटी के तहत उसके ऊपर दस्तखत करके जेसीपीओ का जो एग्रीमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करके तो ईरान अंडर मॉनिटरिंग चला जाएगा, ये कि और वो ईरान का एक राइट डेवलप हो जाएगा। सो 3-4 ऑप्शन है, तो ईरान ने कहा इसको साइड पे रखें। दूसरी बात ये कि अमेरिका ने कहा जो सैंक्शन साइड पे रखें। अब रह गई बात आबना हर्मुज़ के ऊपर, आबना हर्मुज़ खोलते हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने कहा कि आबना हर्मुज़ सिर्फ़ एक शर्त पे खुलेगी और वो ये है कि जी मुझे ये गारंटी कर दिया जाए कि मुझ पर अब हमला नहीं होगा, व्हिच इज़ फेयर इनफ, बिल्कुल जायज़ बात है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वन पेजर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये एक मुफ़ाहमती याददाश्त के ऊपर बात हो रही है, जो कि फाइनल शक्ल में है। पाकिस्तान इंशाल्लाह अगेन इसमें क्रेडिट लेगा, आप देखिएगा इस्लामाबाद में ही इसके ऊपर साइन होंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो बुनियादी बात है वो यही की जा रही है कि जी फौरी तौर पर जंगबंदी, फौरी तौर पर दोनों वॉलंटियरली अपनी अपनी जानिब से आपने हर्मुज़ का कंट्रोल ख़त्म कर देंगे। और तीसरी और अहम बात ये है कि दोनों ममालिक किसी भी किस्म की अब दोबारा एक दूसरे पर हमला या जंग की सूरत-ए-हाल बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे। आखिरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि सदर ट्रंप के लिए अमेरिकन कानून के तहत ये मजबूरी बन गई है कि अगर अब उन्होंने कोई भी ईरान पर हमला करना है तो उसकी अब उनको कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहैसियत सदर जो उनका इस्तेहकाक था किसी भी जंग या आर्मी के फैसले का, वो 60 दिन के लिए था। वो 60 दिन तक जंग रख सकते थे, 60 दिन के बाद कांग्रेस की कमेटी के आगे बैठना पड़ता है। आपने देखा होगा रज़ा साहब के पीठ हेग्ज़िट को बैठना पड़ा, मार्को रूबियो को सवालों के जवाब देने पड़े, बड़ी ड्रिलिंग हुई। और अब बात हो रही है कांग्रेस के अंदर कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया जाए और प्रेसिडेंट से भी पूछा जाए। तो इस सूरत के अंदर प्रेसिडेंट के लिए ट्रंप के लिए बड़ा मजबूरी है, बड़ा ज़रूरी है कि फौरी तौर पर सीज़ फायर करे और जंग बंदी करके वो जो 60 दिन की विंडो है, उसी के अंदर एक बात एस्टेब्लिश हो जाए कांग्रेस के अंदर भी और अमेरिकन पब्लिक के अंदर। जी, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक एक और जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर आर्ज़ी जंगबंदी होती है या मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ भी जाता है। लेकिन ये जो 40 रोज़ा जंग हुई है ईरान, अमेरिका, इज़राइल, इसके बाद की जो सूरत-ए-हाल है वो आप इस खित्ते को किस तरह से देखते हैं? क्या अमेरिका अ, इस पोज़ीशन में अब भी है कि वो मुस्तकिल यहाँ पर रहेगा, अपनी बेसेस, अपने वसाइल यहाँ पर रखेगा, या इस जंग के बाद अब मंज़रनामा मशरिक़-ए-वुस्ता का तब्दील होगा? अमेरिका बड़ी हद तक यहाँ पर अपना जो असर और रसूख़ है उसको कम करेगा और उसकी जगह चाइना ले सकता है, उसकी जगह पाकिस्तान ले सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी जगह इज़राइल भी ले सकता है और बैकएंड पर अमेरिका ही चलाता रहे। आपको सिनेरियो क्या नज़र आता है? देखिए रज़ा, मैं समझता हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका अपना असर-ओ-रसूख कम करेगा या अमेरिका यहाँ से चला जाएगा। अमेरिका को यहाँ से निकाला जाएगा, अमेरिका का असर-ओ-रसूख कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई कि अरब ममालिक ने जो इतने अरबों खरबों डॉलर दिए अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी के लिए और अमेरिकन बेसेस बनाए और हज़ारों अमरीकी फ़ौजी वहाँ मौजूद थे, वो खुद उनके लिए बवाले जान बन गए और उनके लिए खतरा बन गए। उनकी वजह से ईरान ने उन पर अटैक किया कि उनके अमेरिकन बेसिस थे वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अरब ममालिक को ये समझ आ गई है कि खित्ते के अंदर अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है, वो उनको रीजनल पावर्स के साथ मिलकर डिज़ाइन करनी होगी, ना कि हज़ारों मील दूर बैठे हुए अमेरिका के साथ, जो खुद अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है वल्नरेबल हो जाता है, जब चंद हज़ार फ़ौजियों और तमाम बाकी अतराफ से कोई भी दुश्मन हो, चाहे वो ईरान हो या कोई भी हो, या चाहे वो समंदर के अंदर हो। सो खुद अमेरिका जो है वो बेबस हो रहा था, तो वो किसी को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? चौथी चीज़ ये है कि जिस अंदाज़ में मैं बार-बार बात करता हूँ कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई कि
अपने से बड़ी ताकत के साथ मुकाबला किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है अगर कौम इकट्ठी हो, आपकी स्ट्रेटजी हो, प्रोफेशनलिज्म हो। और फिर उसके अंदर जो चाइना का रोल था PL-15 के हवाले से, J-10 सी के हवाले से, जेव थंडर 17 के हवाले से, इस सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ बड़ी और एस्टेब्लिश हो गई कि खित्ते के अंदर अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होकर मल्टीपोलर कसीरुल जैती ताकतों के अंडर आ गया है, जिसके अंदर चाइना और रशिया जो है वो मेन की प्लेयर है, और एशिया के अंदर चाइना ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया है। इसी हवाले से आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ने दौरान जंग चाइना से मुआहदे की बात की, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एंगेज किया, यूक्रेन से डिफेंस ड्रोन के हवाले से एक एग्रीमेंट की बात की गई कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से। सो अमेरिका का वो रोल जो सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का था, वो खित्ते में खत्म हो गया। तीसरी बात ये इसराइल की, जहाँ तक आपकी बात की, तो इसराइल का रोल जो है वो हर रोल अमेरिका के रोल और अमेरिका की ताकत के साथ मशरूत है। इनफैक्ट इसराइल हैज़ नो पावर। लेकिन अब जो एक ये मैं समझता हूँ कि ये कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मुस्लिम दुनिया को, वो इसराइल के जो एक्सपेंशन प्लान्स है उसके खिलाफ भी स्ट्रेटेजी बना सकें, ग्रेटर इसराइल के खिलाफ भी। सबसे बड़ी बात ये कि इस खित्ते के अंदर जो इसराइल ने इतने फसाद क्रिएट किया हुआ है, उसके खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बनाकर और इसराइल को एक बार हमेशा के लिए इस मामले को सेटल करें, जहाँ दो रियासती हल की बात हो। नेतन्याहू जो है वो पॉलिटिकली बड़े कमज़ोर है, लेकिन ग्रेटर इसराइल की आइडियोलॉजी को अगर कोई भी कैरी करेगा तो उसको काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। और एक छोटी सी आखिरी चीज़ आप पूछता हूँ, वो ये है कि अमेरिकन्स जो हैं खुद अब, जो अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हुआ था एज ए सुपर पावर पिछले 10-15 साल से, ट्रंप ने वो जो काम अगले 10 साल में होना था कि अमेरिका के साथ चाइना या चाइना पर 2030 और 2050 का प्लान है, वो जो अमेरिका चाइना 20 साल बाद अमेरिका के बराबर आके दुनिया में डिक्लेयर सुपर पावर बनना चाहता था, ट्रंप की इस जल्दबाजी की वजह से, इसराइल की और नेतन्याहू की इस अमेरिका को जंग में धकेलने की वजह से, वो अमेरिका का जो सुपर पावर का जो स्टेचर है वो बड़ी जल्दी उसके हाथ से चला दिया है। और वो जो डिक्लाइन 20 साल में होना था वो अगले आपको 2-3 साल में होता हुआ नज़र आएगा। हुँ। मैं आमिर साहब मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल से निकल कर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया की सूरत-ए-हाल के हवाले से, क्योंकि आपकी ख़ासी गिरफ़्त है इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी। पाकिस्तान, इंडिया, एक बार फिर हमने देखा कि मई 2025 के अंदर जो सिनेरियो बना और किस तरह से पाकिस्तान ने अपना एक भरपूर किस्म का किरदार अदा किया अपने वतन की हिफाज़त की पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने, और एक पूरा सिनेरियो ही तब्दील करके रख दिया। अभी जो मौजूदा जो कंडीशन है, ज़ाहिर है आपको पता है कि भारत आराम से तो बैठ नहीं रहा, वो भी अपने वसाइल जो है वो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स में जो हालिया एक आर्टिकल भी शाया हुआ है कि किस तरह से तेज़ी के साथ भारत जो है वो भरपूर अंदाज़ में अपने वसाइल को मज़ीद इकट्ठा भी कर रहा है। और ये ख़दशे का भी इज़हार किया गया उसी आर्टिकल के अंदर कि अगर अब की बार पाकिस्तान और इंडिया आमने-सामने आते हैं, तो पहले की तरह मामला नहीं होगा, बल्कि मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आपको क्या लगता है कि भारत ने उसी मोड में रहना है, एग्रेसिव होना है, दोबारा से कोई नया मिसएडवेंचर करने की कोशिश करनी है, या अभी फ़िलहाल वो वक़्त लेगा तैयारी के अंदर, बिलख़ुसूस अगर आप उनकी एयर फ़ोर्स की बात करते हैं तो 2.5 या 3 साल या 5 साल लगा लें कम से कम, उनके पास कोई लेटेस्ट फाइटर जेट के हवाले से कोई नई अपडेट नहीं है। मुमकिन है पाकिस्तान के पास इस साल के आखिर में या अगले साल तक तो आ जाए J-35, लेकिन भारत अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आपको क्या लगता है? देखिए बात ये है कि एक ज़ख्मी लोमड़ी जो है, ज़ख्मी मक्कार जो शख्स है, वो कुछ भी कर सकता है। एयर हमने उनको बदतरीन शिकस्त दी, उनके गरूर को खाक में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अगर मैं वॉर स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो वो एक नाकाम तरीन वेरी बैडली प्लान्ड ऑपरेशन था, जिसके अंदर कोई भी मैं समझता हूँ कि जिनूनियत के अलावा उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफ़वाज ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने उसको बड़े खूबसूरती से, प्रोफेशनलिज्म से सत्यानाश किया, उसको मलिया मीट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की भरपूर विल है कि हर हालत में इसका बदला लिया जाए। लेकिन बदला लेने के लिए जो कैपेबिलिटी है, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो कैपेसिटी है, और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली सपोर्ट है वो नहीं है इंडिया के पास अब। नॉन कैपेबिलिटी है। एयर फोर्स बड़ी वाज़ेह तौर पे कह चुकी है जी कि हम अभी 5 साल पीछे हैं। और उसके बाद कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमने 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 उनका S-400 उड़ा दिया है, हमने उनका डिफेंस सिस्टम एक्सपोज़ कर दिया है, उनकी सिक्योरिटी एक्सपोज़ करी, सो दे आर नॉट इन द कैपेसिटी
जो तीसरी बात आ जाती है कि आपको अंदाज़ा है कि कितनी अंडर स्टाफ है इंडियन एयर फोर्स पायलट्स के हवाले से, दूसरे हवाले से। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जो हैं वो इंडियन फ़ौज के अंदर होती हैं। दुनिया के अंदर जो रियलिटी है वो ये है कि इस 1.5 साल के अंदर, इस 1 साल के अंदर जितना कुछ इंडिया ने खोया है दुनिया में डिप्लोमैटिकली सफारती महाज पर, आज अकेला है, आइसोलेटेड है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान दुनिया के मसाइल को हल करा रहा है। आज पाकिस्तान दुनिया में तीसरी आदमी जंग रोकने वाला मुल्क बन के बैठा हुआ है। आज पाकिस्तान का नाम जेनेवा, लंदन, पेरिस, वियना और वाशिंगटन जैसे बड़े शहरों के साथ इस्लामाबाद का नाम लिया जाता है, जहाँ दुनिया के मसाइल हल होते हैं। इस सूरत-ए-हाल के अंदर कोई भी बाहोश, अक्लमंद, होशमंद आदमी किसी भी हालत में ऑपरेशन सिंदूर 2 या कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर या हमाकत करने का नहीं सोच सकता, मेरे नज़दीक। हाँ। अब दूसरी चीज़ है, एक लम्हे के लिए आप सोचते हैं कि वो ये ऐसा करते हैं। ऐसा करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल ठीक है कि वो बहुत एक्सपेंशन, बहुत खतरनाक लेवल तक जा सकती है। लेकिन एक बात बताऊँ कि हमने जो कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी उनको शो कर दी है, ये 1971 के बाद पहला मौका है कि दुनिया को ये नज़र आया कि रिवायती जंग में भी पाकिस्तान इंडिया को ऐसी-तैसी फेर सकता है। यानी हमने जो 98 में न्यूक्लियर पावर बन के जो हमने टेकरेंस बैलेंस किया था, वो एक तक दोनों न्यूक्लियर हैं, दोनों किसी भी ऐसी जंग तक ना पहुँचे जहाँ न्यूक्लियर का मामला है। आज दुनिया ये कह रही है कि दोनों रिवायती जंग भी लड़ेंगे तो पाकिस्तान जो है वो इनको मज़ा चखाएगा और इंडिया को बड़ी बुरी शिकस्त होगी। यहाँ पर पाकिस्तान का जो एडवांटेज है, फिर अमेरिकन हमारे जो इसमें रिलेशंस हैं, फिर उसके बाद चाइना हमारे साथ खड़ा है। इंडिया को चाइना के साथ भी गलवान में प्रॉब्लम है, दूसरी जगह पे प्रॉब्लम है। इंडिया के हमसायों में देख लें, बांग्लादेश उसके हाथ से चला गया। आज उनकी वहाँ पे उस तरह पपेट गवर्नमेंट नहीं है। श्रीलंका के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। भूटान जो है वो बात कर रहा है कि जी हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारी सरहदों में अब घुसना बंद कर दे। नेपाल के ताल्लुकात उससे ख़राब है। सो ओवरऑल मोदी का ये जो जंग का जो इसने बयानिया बनाया पिछले 3-4 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर 2 का, इसका एक वाहिद मकसद था जो मोदी को हासिल हुआ है कामयाबी से। ये मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ और मेरी हैरत है वो ये कि उसने पिछले 2 दिनों में जो 3 रियासतों में इंतखाबात हुए हैं बंगाल, असम में, वो उसने जीत लिए। बंगाल उनको पहली बार मिला है मेरा ख़्याल है पिछले 21 साल में पहली बार बीजेपी को ममता बनर्जी को शिकस्त देकर तो इनकी हुकूमत बनी है। ये एक बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड और सरप्राइजिंग फैक्टर है कि बीजेपी स्टिल पॉलिटिकली स्ट्रांग हो रही है। मोदी को स्टिल उन रियासतों में वोट पड़ रहा है जिनका सोचा नहीं जा रहा था कि मोदी ने अब ऐलान कर दिया कि हम पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाएंगे ये पंजाब है। कहने का मकसद ये कि मुझे ऐसे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की हाइप क्रिएट की गई थी अगेन चुनाव के लिए, जब क्योंकि आपको पता है कि वो राहत अंदौरी ने एक शेर कहा था, देख रहे हैं सरहदों पे तनाव है, लगता है भारत में चुनाव है। तो वो जब चुनाव की बात आती है तो सरहदों पर तनाव ले आता है। मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी कोई चांसेस नहीं। अच्छा आमिर साहब आपने अपने इसी जवाब के अंदर जो बात की है आर्मी प्लेट्स की भी बात की है। अब कल को अगर क्योंकि हम किसी एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं और दुनिया के अंदर आपको पता है कि सदाबहार ना इस खेल के अंदर दोस्ती रहती है और ना ही दुश्मनी रहती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा से कोई कशीदगी ये चीज़ें होती हैं, आप समझते हैं कि अमेरिका यही पोजीशन लेगा जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की नाकामी के बाद जो जिस तरह से उसने ली? क्योंकि आपको ज़ाहिर है ये मालूम है कि भारत इस खत्ते के अंदर अगर किसी का तज़वीराती पार्टनर है और इसका ऐलान किया हुआ है तो अमेरिका ही ने किया हुआ है। भारत को इतने अरसे से उसकी मईशत को, उसके ढांचे को और उसको जिस तरह से वसाइल दिए जा रहे थे, उसके लिए अपॉर्च्युनिटी जिस तरह से पैदा की जाती थी, वो सिर्फ़ इसीलिए था कि इस खित्ते के अंदर अगर हमने चीन को रोकना है तो उसके लिए भारत को एक मज़बूत होना पड़ेगा। पहली प्रैक्टिस में पहले राउंड के अंदर तो बुरी तरह शिकस्त हुई, आर्मी प्लेयर्स कोई भी उस तरह का साथ भारत का नहीं दे सका। दूसरे राउंड के अंदर आप ये कोई मैकेनिज़्म चेंज होता हुआ आर्मी प्लेयर्स का देखेंगे या वो भरपूर हिमायत कर सकते हैं भारत की? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बात हमें ये याद रखनी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिनों में अमेरिका ने तो ये कह दिया था, नहीं ये इनकी आपस की जंग है, ये खुद ही लड़े। गोया कि अमेरिका कभी भी इंडिया के मुकाबले में जब भी जंग हो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, ना होगा। दूसरी बात ये कि सदर ट्रंप ने ये जो जंग रुकवाई, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया की फेस सेविंग थी। इंडिया को मैं समझता हूँ एम्बैरेसमेंट से बचाया और इंडिया को सेव करने के लिए जंग बंदी की रिक्वेस्ट की गई। और
पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। तीसरी बात ये है कि अगर खित्ते के अंदर मैं बार-बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका के जो आज ताल्लुकात हैं, ये एक ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात हैं एंड फील्ड मार्शल साहब के और प्रेसिडेंट ट्रंप के एंड अंग्रेज़ी में इसको आप हनीमून पीरियड कहते हैं। हनीमून पीरियड कभी भी बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होता। तो तज़वीराती पार्टनरशिप जो इंडिया और अमेरिका की है, वो बहरहाल इसराइल, इंडिया, अमेरिका इन तीनों का एक गठजोड़ वहीं पर कायम रहेगा जहाँ पर भी क्रिटिकल सिचुएशन आएगी। इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अब अमेरिका के अंदर अमूमी तौर पर एक बात एस्टैब्लिश हो गई है ओबामा के दौर के बाद से आहिस्ता-आहिस्ता। वो ये कि अब चाइना को कन्फ्रंट नहीं वो करना चाहते। अब उनके ख़्याल में ये बात आ रही है पिछले 6 साल से कि चाइना को अब आप एज़ ए वर्ल्ड पावर एक्सेप्ट करके पार्टनरशिप डिज़ाइन करें। यानी एक दौर था कि उनका था कि चाइना को हर हालत में सुपर पावर बनने से रोकना है। जो वाशिंगटन के अंदर और पेंटागन के अंदर जो वॉर स्ट्रेटजी है उसके अंदर ये बात आ गई है। जैसे हमारे ना एक मतलब हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल होता है कि मोहल्ले में कोई नया-नया बदमाश आता है ना तो जो बड़ा पुराना बदमाश होता है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है? थोड़े अरसे बाद जब दोनों बदमाश होते हैं फिर वो दोनों कहते हैं यार हम मिल के ना बाकी अब बराबरी हो गई है ना, अभी मान लेते हो अब ये बराबरी पे ठीक, हालाँकि वो जो रोल इंडिया को देना चाहते थे चाइना को काउंटर करने का, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब दूसरे एंड के ऊपर आ जाएँ कि इंडिया ने खुद अपना बहुत सारा मुकाम अपनी गलतियों से खोया। उसकी वजह ये कि इंडिया ने जब ब्रिक्स जॉइन किया, बड़ी स्ट्रेटेजिकल बात है। तो उसने एक तरह से अमेरिका के खिलाफ एक ऐसे इत्तेहाद में चला गया जो युआन को वर्ल्ड ट्रेड करेंसी की बात करता है, जो पेट्रो डॉलर के खात्मे की बात करता है। यानी ब्रिक्स के अंदर अमेरिका ने हर बार कहा कि ब्रिक्स में हर मुल्क जो जा रहा है वो एक तरह से डायरेक्ट अमेरिका को कन्फ्रंट कर रिजर्व कर रहा है। यही सूरत-ए-हाल यहाँ पे हुई। अब एक चीज़ और है, वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका बड़ा देखभाल के चलेगा अगर इंडिया अटैक करता है। अमेरिका जो है अगेन इसराइल विल बी स्टैंडिंग विद इंडिया। लेकिन अमेरिका भी ये देख रहा है कि आज अमेरिकन कौम के अंदर एक बात स्टैब्लिश हो गई है कि अब अमेरिका जो है वो इसराइल की प्रॉक्सी बन गया है। यानी दुनिया का बड़ी ताकत छोटी ताकत के ज़ेरे असर आ रही है और ये अमेरिकन जो नई जनरेशन है उसको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। वो ये समझती है कि इसराइल और यहूदी लॉबी की इंटरफेरेंस अमेरिका की खुदमुख्तारी, अमेरिका की तरक्की, अमेरिका की अवाम की गुर्बत और इन सारी चीज़ों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इससे निजात हासिल करनी होगी। सो ये जो एक नया रेटरिक आया है, मेरा ख़्याल है ये सूरत-ए-हाल को चेंज करेगा। आइंदा की अगर कोई भी पाकिस्तान इंडिया का कोई भी एडवेंचर होता है, तो अमेरिका को न्यूट्रल स्टांस लेना होगा। हमें मेरा ज़ाती ख़्याल है अमेरिका बहुत ज़्यादा खुलकर इंडिया की हमायत नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। इससे मुझे कोई इनकार सही। सर बहुत शुक्रिया आपने इंतहाई कम वक़्त के अंदर जिस तरह से बहुत से जो नुकात हैं उनको वज़ाहत की है, उनके अंदर आसानी के साथ यकीनन हमारे नाज़रीन के लिए ये मुफ़ीद नशिस्त रही होगी। इंशाअल्लाह नाज़रीन अगली नशिस्त में एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मौज़ू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।